सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने सिक्स सेवन्थ एट्थ की एनसीईआरटी के बहुत ही शानदार लेसन बनाए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना और ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अच्छे लेसन आपको वहाँ मिल सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और आज की और आगे की जितनी भी पीडीएफ है वो आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट। नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। और आने वाले समय में जैसे जुलाई महीने में और आगे भी जैसे हम नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे ज्योग्राफी की। और साथ ही जीएस 3 जो है, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर जीएस 3 कराया जाए। तो जीएस 3 के मैं सभी टॉपिक तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, आपदा प्रबंधन है, इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं और ज्योग्राफी जो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक हैं, साथ ही साथ कुछ इकोनॉमी वाले टॉपिक है वो कराऊंगा। उसमें साइंस और टेक वगैरह मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरा उसमें उतना अच्छा है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा उसमें आशा मत रखना। और बहुत सारे दोस्तों का एक कमेंट रहता है कि सर सभी नोट्स प्रोवाइड कराओ। सभी नोट्स मेरे पास नहीं है यार, मतलब जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के नोट्स कौन बनाता है, या लक्ष्मीकांत के नोट्स उतने मेरे पास भी नहीं है। तो सभी नोट्स मेरे पास नहीं है। जो नोट्स मेरे पास होंगे समय के हिसाब से मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। जो नोट्स मेरे पास अभी थे, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए यार, नोट्स मेरे पास होते तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता। क्योंकि मेरी तैयारी के दौरान जो भी मैंने नोट्स बनाए वो रफली बनाए, वो आपके किसी काम के नहीं, इसलिए जो नोट्स मैंने अपडेट कर लिए वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा कमेंट इस पर ना करें कि सर सभी नोट्स प्रोवाइड कराओ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, भारत का आकार और स्थिति। भारत का आकार और स्थिति। और जो पहला वाला लेसन है इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल फैक्चुअल डाटा है। जैसे इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं कि जैसे भारत का अक्षांश देशांतर कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6, मतलब यहाँ से आप देखो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश यहाँ से शुरू होता है। आप जानते हो यहाँ नीचे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब इनके आधार पर कोई लॉजिक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे भारत की कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है कि गुजरात से यहाँ मिजोरम तक जाती है कर्क रेखा, 7-8 राज्यों से गुजरती है। आपका ये होमवर्क हो गया आज का, क्योंकि पहले वाली एनसीईआरटी में 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि कर्क रेखा भारत की कौन सी राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो आपका होमवर्क कैसा होता है, मैपिंग वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं आप जानते हो यूपीएससी के अंदर, तो आपको मैपिंग करना चाहिए। और मैं एनसीईआरटी आपको ना पढ़ाऊंगा ज़रूर, आपको गाइड जरूर करूंगा, लेकिन सभी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। ये आपका होमवर्क बनता है। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हो और आप मेहनती हो तो मेरे साथ साथ ये एनसीईआरटी आप भी पढ़ो। और एनसीईआरटी कम से कम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार पढ़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उतनी बार नई चीज़ें सीखते हो। मैं अभी भी एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ। मैं जैसे 4 मतलब मेंस दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरा बेस हमेशा, जब भी मुझे लगता है कि बेस कमज़ोर है तो मैं एनसीईआरटी की किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो कर्क रेखा वाला जैसे आपको पता होना चाहिए, ये कर्क रेखा है, जैसे यहाँ से गुजरात से लेकर मिजोरम तक जाती है। तो आपको इसमें ये भी देखना है कि कौन सी राजधानी इसके उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी राजधानी बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले के सालों में यूपीएससी में आए, आगे भी आ सकते हैं दोबारा से, तो आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया गया है कि भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, 2004 में सुनामी में जलमग्न हो गया। जैसे यहाँ पे मतलब 6 डिग्री 45 मिनट। यदि भारत की मुख्य भूमि को शामिल करें तो ये तो 8 डिग्री 4 से शुरू होती है, लेकिन अंडमान निकोबार को इनको शामिल करें तो 6 डिग्री 4 से ही भारत का अक्षांश शुरू होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत की जैसे उत्तर से दक्षिण जो मतलब लंबाई कह सकते हैं 3214 किलोमीटर है, और चौड़ाई मतलब पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपकी, फैक्चुअल चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा एनसीईआरटी में फैक्चुअल चीज़ें भी देखनी जरूरी है। और इसके अलावा जो भारत का मानक समय है 82 डिग्री मानक समय भारत का माना गया। इसी के आधार पर हमारा जो टाइम होता है वो डिसाइड होता है, हमारे देश का टाइम जोन डिसाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे इसमें डिटेल में है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कुल स्तरीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और सागरीय तटरेखा है 7516.6 किलोमीटर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करते हुए। इसके अलावा भारतीय भूमि की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगती है। जैसे
आपको पता है हमारा देश है, मतलब जैसे फास्टली मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये 7 देश से कौन सी से हमारी स्थलीय सीमा लगती है? पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और जलीय सीमा लगती है, जैसे यहाँ पे नीचे है आपका म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, हमारी जलीय सीमा लगती है लक्षद्वीप, यहाँ पे म्यांमार हो गया एक तरह से, सॉरी म्यांमार क्या, मालदीव हो गया, और यहाँ पे हो गया श्रीलंका। ठीक है, तो 2 देशों के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, वो है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। और इसके अलावा इसमें कुछ लोकेशन भी है, मैपिंग वाली लोकेशन, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे भारत और श्रीलंका है, इनके मध्य एक यहाँ पे पाक जल संधि और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। ये लोकेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ो, उस चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो या ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अंदर मैपिंग जो आती है ना, कहीं भी लोकेशन वाली चीज़ें आती हैं, उनको आप एक बार मैप में जरूर देख लिया करो। जैसे आपने वर्ल्ड के मैप प्राकृतिक और राजनीतिक आपने अपनी दीवार पे सामने लगा रखे हैं, वैसे यूपीसी एस्पिरेंट लगा के रखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मुझे कोई लोकेशन मिलती है तो मैं उस मैप में मतलब हाईलाइट कर देता हूँ या पेन से लिख देता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ, ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज कर पाऊँ। उसकी वजह से क्या होता है, ये लोकेशन वगैरह अपने माइंड में अच्छे से चली जाती है और बार बार अपने को देखने से याद भी हो जाती है। तो रट्टा मारने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ पहला वाला चैप्टर, 8th क्लास के 9th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। और मेरे साथ साथ पढ़ना आप, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ो ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, यदि आपको कोई अच्छा से गाइड कर रहा है, और मैं हमेशा से आपको यही बात बोलूँगा कि यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो चीज़ों को, जैसे एनसीईआरटी किताबें 4-5 बार खुद पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत होगी, स्पेक्ट्रम हो गया, जितनी भी न्यूज़पेपर डेली हो गया आपका पढ़ना, यदि आप ऐसा करते हो ना तो आपकी सफलता जल्दी आती है। आपको 2-4-5 साल नहीं लगने वाले फिर। और हिंदी मीडियम वाली पंचवर्षीय योजना इसीलिए बन जाती है कि उनको सही से गाइड नहीं किया जाता। उनको ये कहते हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराने, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। चलो नोट्स वगैरह पढ़नी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात का। अच्छी बात है कि कहीं से हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करना होगा, अपनी वैचारिक क्षमता को विकसित करना होगा। आप जानते हो मेंस और इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यदि आप कभी विश्लेषण ही नहीं करते हो, कभी आप चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो बैठकर, है ना, कि जैसे एनसीईआरटी पढ़ते समय आप मनन और विश्लेषण नहीं करते हो, जैसे बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मेंस के एग्जाम में और इंटरव्यू में। इस बात को आप मेरे अनुभव से जान सकते हो कि फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, कि आप कैसे मतलब अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो, वैचारिक मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हो। ये फ़र्क तभी आता है जब आप खुद पढ़ते हो चीज़ों को, ना। तो ये करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या किसी कोचिंग की एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट समरी पढ़नी चाहिए? कभी नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों ये समरी वगैरह। आपको ओरिजिनल जब एनसीईआरटी इतनी अच्छे से लिखी गई, इतनी मज़ेदार लिखी गई, इसीलिए तो लिखी गई ना, तो कि मतलब जो एस्पिरेंट है या बच्चों का, विशेषकर जैसे हम जानते हैं कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी है, तो बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास हो। इसीलिए एनसीईआरटी को फॉलो यूपीसी के लिए भी हम फॉलो करते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम अच्छी चीज़ पढ़ के अच्छी चीज़ें सीखें वहाँ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में क्या होने वाला है कि भारत जैसे हमारी आज पृथ्वी है, ठीक है, ये जिसमें भारत की भूमि भी है, तो हमारी भारत की भूमि है, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे भारत की भूमि बनी, कैसे मतलब पेंजिया महाद्वीप से जब गोंडवाना अलग होता है तो भारतीय भूमि उत्तरी पूरी संचरण करके यूरेशियन प्लेट से टकराती है। 33 महासागर का शुरुआत में हिमालय के रूप में उत्थान होता है, अभी भी हिमालय में गति बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि मतलब वर्तमान में जितनी भी गतियाँ हो रही है, जितने भी भूकंप, ज्वालामुखी या जो भी मतलब घटनाएं घटती रहती है, उनके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और इसके अलावा वर्तमान की जो हमारे स्वरूप है, जैसे मैदान है, पठार है, पर्वत है, ये इनका विकास कैसे हुआ, कैसे वहाँ पे खनिज संसाधन है, ये सब इसलिए पढ़ते हैं कि भारत की भूमिका या भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा ज्योग्राफी का जो एक बेसिक नॉलेज होता है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। बाकी तो हम 11th क्लास की जो फिजिकल एनसीईआरटी है वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से गहराई में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में अच्छा बताया गया है फिजिकल ज्योग्राफी में, जो भी वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है या क्लाइमेट से लेकर ओशिनोग्राफी, सब उसमें अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पे हम लेकिन बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, स्टोरी की तरह समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, आगे भी चीज़ें का हमेशा काम आएगी। और साथ ही साथ जैसे ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, तो जैसे इसमें भारत की ज्योग्राफी है, तो इसमें 11th क्लास की फिर से भारत की ज्योग्राफी और 12th क्लास में भी भारत की ज्योग्राफी है, तो हम वहाँ ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हो रहा है, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि एनसीईआरटी हम सही से कवर कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, पहले भी मैं 6-7 की एनसीईआरटी में बता चुका हूँ ये चीज़ें, कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले अंदर क्या होता है
कि अंदर कोर होता है, इनर कोर जिसको बोलते हैं, जो निकल और फेरियम का बना है, बाहरी तत्व से बना है। बाहर है इसका आउटर कोर, फिर नीचे है लोअर मेंटल, ठीक है, और ऊपर है अपर मेंटल। और अपर मेंटल के ऊपर क्या है, हमारी ये परपट्टी है जिस पर हम रहते हैं अभी, जहाँ पे आप बैठे हो या खड़े हो, जहाँ पर हम खेलते कूदते हैं, ये मतलब स्थल मंडल का ये पार्ट है, भूपरपट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऊपरी पार्ट होता है। इसमें कौन सी घटनाएं घटती है जिसके कारण ये प्लेटें गति करती हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी की जो ये लेयर है, कितनी लेयर हो गई, एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, 5 लेयर है, मान लो 5 जो लेयर है, मतलब जो स्तर है, इनमें से 2 लेयर ऐसे हैं जो अभी भी लावा और मैग्मा को जन्म देते हैं, यानी ये अभी भी पिघली हुई अवस्था में है, या इनको बोल सकते हैं अर्ध पिघलित अवस्था में है। जैसे आउटर कोर है, तो आउटर कोर भी अभी क्या है, इसमें लावा मैग्मा है इसमें अभी भी, ठीक है। और आप ये जानते हो कि जो लावा और मैग्मा होता है उसका ऊपरी ओर संचरण होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के ये ऊपरी ओर संचरण करना चाहता है लावा और मैग्मा, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और ये लावा और मैग्मा जैसे ऊपर बढ़ता है तो ऊपर जो चट्टानें होती है ना उसको पिघला देता है ये। और ऊपर एक चीज़ और है, जो ऊपर मेंटल है जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ऊपरी मेंटल का एक पार्ट है दुर्बलता मंडल जो पिघली हुई अवस्था में। तो मैंने कहा कि 2 प्लेटें यहाँ पे ऐसी है जो पिघली ही या अर्ध पिघलित दशाओं में है, कौन सा, आउटर कोर और ऊपरी मेंटल का पार्ट जिसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। तो ये इसके साथ मिलता है, ठीक है, इसके साथ मिलके ये और मजबूत होता है। और एक्चुअल में कैसे घटनाएं करती है यहाँ पे एक बार देखते हैं। जैसे ये ऊपर वाला एक बार बनाता हूँ, ये मतलब क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट है जहाँ पे हमारी, तो यहाँ से ये हो गया हमारा इनर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर से क्या होते हैं, हॉट प्लूम्स बोलते हैं इनको। हॉट प्लूम्स मतलब ये मैग्मा के जो प्लूम्स होते हैं ये ऊपर की ओर संचरण करते रहते हैं, और फिर इनको मिल जाती है आगे ताकत किन के द्वारा, मेंटल के द्वारा। मेंटल में भी ऐसे हॉट प्लूम्स है। ये क्या करते हैं, ये मेंटल प्लूम वाला मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि मेंटल प्लूम क्या है। तो मेंटल प्लूम का संबंध किनके साथ में है, यही जो ज्वालामुखी, पृथ्वी की गति, प्लेटों की गति, इसके साथ में इसका संबंध है। मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, मेंटल प्लूम वाला। तो जैसे ही मेंटल प्लूम के साथ ये मिलते हैं तो और ताकतवर होते हैं, और ये ऊपर की ओर संचरण करते रहते हैं, और इनकी दिशा में या इनके रास्ते में जो भी चट्टानें आती हैं उनको पिघला देते हैं, और आके कहाँ टकराते हैं, यहाँ पे टकराते हैं, मतलब पृथ्वी क्रस्ट से टकराते हैं। कुछ मतलब मेंटल प्लूम वापस मुड़ के एक साइकिल बनाते हैं, ऐसा चक्कर इनका घूमता रहता है, इनका एक चक्कर घूमता रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे चक्कर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब एक बेरिंग बॉल की तरह काम करेंगे, ठीक है, घूमता रहेगा ये चक्कर। और कुछ मेंटल प्लूम आके इस पर टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे। इसका मतलब एक चीज़ तो सत्य है, यदि ये बार बार टकराते हैं, ठीक है, ये बार बार टकराते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये बार बार टकराते हैं। तो जैसे अभी हम इस पर बात करेंगे, जैसे ये हमारा क्या क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बार बार आके टकराई, इसका मतलब इनके टूटने के चांसेस बन जाएंगे। तो जैसे ये क्या होता है, ये क्रस्ट जो होता है, एक समय के बाद में क्रस्ट तोड़ के मेंटल प्लूम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो प्लेटों की गति विपरीत दिशा में होगी, इसको बोलते हैं अपसारी सीमा। अपसारी सीमा मतलब जब प्लेटें 2 विपरीत दिशाओं में गति करती है। और ये ऐसी घटनाएं कहाँ पे हो रही है, आप अपने मैप में देखना जाकर, अटलांटिक महासागर, और उसके अंदर अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक दे रखे हैं मैप में, प्राकृतिक वाले वर्ल्ड मैप में देखना, मध्य अटलांटिक कटक जो है वो इसलिए बन रहे हैं कि वहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से जो मैग्मा होता है प्लेटों को गति प्रदान करता है, और अटलांटिक महासागर में प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती है, और लावा या मैग्मा जो भी ये बाहर निकलता है और कटकों का निर्माण होता है। यानी कटक मतलब महासागरीय, एक तरह से कह सकते हो पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ या पहाड़ियाँ हो सकती है जो नई चट्टानों का निर्माण करती है वहाँ पे, उनको बोलते हैं कटकों का निर्माण, ठीक है, रिज बोलते हैं इनको, मिड एटलांटिक रिज, ठीक है। तो इनका अपसारी सीमा का निर्माण हुआ। इसका मतलब एक चीज़ आप समझ गए कि प्लेटें गति कैसे करती है। यहाँ पे एक चीज़ समझ गए होंगे कि प्लेटें गति कैसे करती है। प्लेटों के गति करने का सबसे बड़ा एक रीजन है कि जो ये मेंटल प्लूम या हॉट प्लूम्स है, इनको संवहनीय धाराएं भी बोलते हैं, संवहनीय धारा। आर्थरोम्स एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया कि संवहनीय धाराएं क्या होती है। तो संवहनीय धाराएं यही होती है एक्चुअल में, जो नीचे से ऊपर उठकर जो आते रहते हैं ना, और फिर ये बॉल बेरिंग की तरह काम करते हैं। आप ये जानते हो, देखो ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, तो इसको ये गति भी प्रदान करेगा। दूसरा, इसको तोड़ने का कारण क्या है, ये ऊपर निकलना चाहता है, जो मैग्मा ऊपर निकलना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले प्लेटें गति ऐसे तो करती है ना, अब सारी सीमा, यहाँ पे 2 प्लेटें जब विपरीत दिशा में खिसक जाएगी तो इसको बोलते हैं, ठीक है, एक तरह से अपसारी सीमा, ठीक है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ आगे क्या होता है प्रमुख रूप से। ये बेसिक प्लेटोमेट्रिक सिद्धांत के गुण है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यदि हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखें थोड़ा सा, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको वर्ल्ड मैप ही देखो मैं कितनी फास्ट बना लेता हूँ, आराम से इनको बनाने आना चाहिए आपको, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस, नॉर्मल चीज़ें हैं।
ऐसा करके बन गया। तो देखो अभी ये कहाँ पे हो रही है, ये घटनाएं कहाँ पे हो रही है उनको देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये मिडल अटलांटिक की रीज है, अंदर से क्या हो रहा है, जो अभी हमने बात की दो प्लेटें क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही है, और अंदर का जो मैग्मा है बाहर निकल रहा है और कटकों का निर्माण होता है, ये यही होता है। और देखो प्लेटें, इधर वाली प्लेटें आप देखना, ये इस तरफ गति कर रही है, ठीक है, अपसारी होती है। अपसारी मतलब अपसारी यानी दूर जा रही है एक दूसरे से, एक बिंदु से दूर जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपसारी सीमाएं। और ये अलग अलग प्लेट हैं, जैसे ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो जलीय प्लेट है, ठीक है। ऐसी पूरी पृथ्वी पर प्लेटें हैं जो आपस में फिर क्या करती है, कई सारी क्रियाएं करती है और गति करती है। तो ये बेसिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्ती का बेसिक सिद्धांत है कि प्लेटों की गति कैसे होती है। हॉट प्लूम्स है, मेंटल प्लूम्स है, सेवनी धाराएं हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से गति प्रदान करते हैं, किनको, प्लेटों को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो हमने अभी जानी है वो आपको काम आएगी, मतलब काफ़ी। जैसे इसमें एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बता दिया है कि प्लेटें है ना मुख्य रूप से कैसे काम करती है, तीन प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। कि जैसे दो प्लेटें, आप एक तो प्लेट ये सीखा हमने कि दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। ये अब सारी सीमा का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मिड अटलांटिक रिज, मतलब मध्य अटलांटिक जो महासागर है उसकी जो कटकों का निर्माण हुआ वैसे हुआ है। कभी कभी अभिसारी, अभिसारी मतलब जब दो प्लेटें आपस में टकराती है उसको बोलते हैं अभिसारी सीमा। जब दो प्लेटें एक साथ आपस में टकराती है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब यदि एक प्लेट क्या हो स्थल वाली यानी कॉन्टिनेंटल हो, एक ओशियन हो, तो ओशियन प्लेट क्या होता है, भारी भारी होती है, ठीक है, घनत्व इसका ज़्यादा होता है, तो ये नीचे सबडक्ट करेगी, नीचे डूबेगी, नीचे डूबते ही मेंटल प्लूम में, मेंटल वाले क्षेत्र में चली गई, यानी पिघल जाएगी, पिघल के फिर क्या होगा, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करेगी। इसी तरह यदि दो प्लेट क्या हो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो, तो क्या ये इनमें से कोई भी प्लेट क्या होगी, नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, फोल्डिंग होगी इसमें, है ना। जब दो चीज़ें आपस में टकराती है, दोनों में से एक भी ना झुके तो क्या होगा, उनमें वलन पड़ेगा, फोल्डिंग होगी दोनों, ऐसी घटनाएं होती है, ठीक है। कभी आप एक काम करना, एक कागज़ लेना इसे, ठीक है, एक कागज़ लेना और इन दोनों तरफ से इसको धक्का मारना, ठीक है, तो इसमें देखना फोल्डिंग हो जाएगी। यही सेम वलित श्रृंखलाओं में होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, भारतीय जो प्लेट है, ठीक है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है तो ऊपर हिमालय की तरफ देखना आप, इसमें फोल्डिंग, वैसे फोल्ड इसमें पूरी अपनी जो इंडियन प्लेट है उसमें पूरे में फोल्ड पड़ते हैं। तभी तो आप देखना जब हिमालय का उत्थान हो रहा था या हिमालय का निर्माण हो रहा था तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें भी फोल्ड हुआ था, इसलिए भ्रंश घाटियाँ वगैरह बनी थी, ठीक है। जैसे ये हमारा इंडिया है, थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, जब इस क्षेत्र में ऊपर वाले क्षेत्र में हिमालय का निर्माण हो रहा था तो इसमें भी फोल्ड पड़ रहे थे, ऐसे फोल्ड मतलब। तभी देखना आप प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका उत्थान देखा जाता है, कब देखा जाता है कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ कई कई प्रायद्वीपीय पठार में भी उत्थान और भ्रंश घाटियाँ देखी जाती है। और तभी तो ऐसा कहते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार तो काफ़ी सुरक्षित है, तो वहाँ पे भूकंप नहीं आने चाहिए, लेकिन हाल ही के दौरान ये साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे भी कुछ भ्रंश और घाटियाँ बनी हैं। वो सब भ्रंश घाटियाँ प्लेट विवर्तन की घटनाओं के कारण ही बनी है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार में भी भूकंप जैसी घटनाएं हाल ही में देखी गई है, ठीक है। वैसे तो प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी स्थिर है क्योंकि बहुत पुराना है, उसमें कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो इंडियन प्लेट है पूरी प्लेट आप जानते हो कि यूरेशियन प्लेट के साथ में क्रियाएं कर रही है हिमालय की तरफ, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक चीज़ आपको और भी जानना चाहिए, जैसे एक्चुअल में क्या है, कभी आपने सुना होगा कि शुरुआत में क्या है, जैसे एक शुरुआत में ये हमारी जो पृथ्वी थी, ठीक है, वहाँ पे एक ही स्थल मंडल था, पेंजिया नाम इसको दिया गया था, उस चारों ओर पेंथलासा जो आज का प्रशांत महासागर है वो इसके चारों ओर था। बाद में क्या होता है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण, इन घटनाओं के कारण क्या होता है, पेंजिया टूटने लगता है, ठीक है। ये 0 डिग्री पेंजिया टूट के एक तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड बनता है, एक बनता है अंगारा लैंड या लोरेशिया जो पार्ट है उत्तरी वाला पार्ट, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप शामिल है, और इसमें अपने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडियन प्लेट इसमें शामिल है। और बीच में क्या होता है, जब ये टूटता है तो पानी जो आता है ना, इसको 33 महासागर उन्होंने नाम दिया था, या 33 सागर नाम दिया था। उथला एक सागर है 33, जिसमें अवसाद है, काफ़ी अवसाद पाए जाते हैं, ठीक है, 33 अवसाद पाए जाते हैं। तो आप जानते हो जैसे ये है कौन सा, इसको लेते हैं गोंडवाना। गोंडवाना जो पार्ट है ये गोंडवाना पार्ट है, चलो ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे इंडियन प्लेट है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी साउथ अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका भी विखंडन होता है। विखंडन होता है तो क्या होता है, जैसे आप जानते हो जैसे ये अफ्रीका है, ये आज का अफ्रीका है, पहले ऐसे था, यहाँ पे मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया तो गति करके ऐसे यहाँ पे चला जाता है, जो आज का आधुनिक ऑस्ट्रेलिया बना है, ठीक है। इंडिया का संचरण होता है उत्तरी पूर्वी संचरण, जो इंडियन प्लेट है यूँ गति करती है, ऊपर की तरफ आती है। आज जो इंडिया हमारा है ऊपर की ओर गति आती है, इसमें ये प्रायद्वीपीय पठार की गति आती है, ठीक है। तो आगे आप जानते हो कि इनके बीच में 33 महासागर था, 33 महासागर, थोड़ा सा उथला एक सागर था, ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है।
ऊपर क्या है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, बीच में क्या है 33 महासागर है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि एक चीज़ पढ़ी थी कि दो प्लेटें आपस में टकराएं, ठीक है, दो प्लेटें आपस में टकराएं, एक यदि सागरीय तो सागरीय वाली नीचे डूबेगी और ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशन वाली प्लेट है। तो शुरुआती स्तर पर इंडियन प्लेट तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन इसका आगे का जो पार्ट है वो क्या है, ओशनिक पार्ट है, और आगे फिर कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो जैसे ही इस प्लेट पर धक्का लगेगा, पुश इस पर धक्का लगेगा, तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर डूबेगा। कौन सा, मतलब 33 महासागर जो आगे की प्लेट है इसे नीचे की ओर डूबेगा। इसलिए शुरू में ये कहते हैं कि जो ग्रेट हिमालय बना था, या ग्रेट हिमालय का जो शुरुआती पार्ट है, कोर जो उसका पार्ट है, वो ज्वालामुखी का ही पार्ट है। मतलब शुरुआती स्तर पर इसका निर्माण ज्वालामुखी पर्वत से हुआ, जब तक 33 जो सागर है ना वो था। 33 सागर जब से नीचे डूबा था, जो उठान हुआ था, इसलिए कहते हैं कि इसका हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो कोर एरिया है या क्रोड है, ग्रेनाइट का बना है, ग्रेनाइट या आग्नेय चट्टानों का बना है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो चलो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। ये सामान्य चीज़ें आप लोगों को हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन आप 2-4 बार चीज़ें देखना, यूट्यूब पे करना, गूगल करना, यूट्यूब देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएगी कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो अभी तो देखो शुरुआती स्तर पर तो ये होता है, जैसे ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो शुरुआत में जब 33 महासागर था यहाँ पे, ये इंडियन प्लेट के आगे का पार्ट ओशनिक पार्ट है और ये कॉन्टिनेंटल यूरेशियन प्लेट है। तो शुरुआती में इसमें ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, जैसे ग्रेट हिमालय बना था शुरुआत में, से कहते हैं द्रास के आसपास, आज भी साक्ष्य मिलते हैं इसके, द्रास कश्मीर के आसपास। अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों प्लेट ही क्या है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है। अभी यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे नहीं जाएंगे तो आपस में टकराएंगे, जब अभी जो टकराव हो रहा है, तो इनमें क्या वलन पड़ेंगे, फोल्ड पड़ेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब इंडियन प्लेट मूव कर रही है तो हिमालय का विस्तार हो रहा है या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसी कारण होता है कि जब दो प्लेटें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यानी स्थल स्थल वाली जब आपस में टकराती है तो फोल्ड बनता है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत बनते हैं। तो अभी जो हिमालय का उत्थान हो रहा है या बाद में ग्रेट हिमालय जो बना या लघु हिमालय बना या शिवालिक बना, तो वो वलित घटनाओं के कारण बना है कि यहाँ पे दो प्लेटें क्या हो रही है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल आपस में टकरा रही है। तो ये सब घटनाएं हैं, बेसिक चीज़ें, इनको आपको आना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें 11th क्लास की एनसीईआरटी में और बेसिक पढ़ लेंगे। बाकी मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें यहाँ कहानी की तरह तो आपको समझा दी है कि सब यही घटनाएं यहाँ पे घट रही है, ठीक है। आगे बढ़ता है, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब आप समझ गए होंगे कि भारत की जो भूमि है कैसे बनी, ठीक है, ज्योग्राफी जो इसकी है, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे हिमालय पर्वत बने हैं, मैदान कैसे बने हैं, प्रायद्वीपीय पठार कैसे बने, इन सबको हम इसमें देखने वाले हैं। तो वर्तमान जो भारतीय भूभाग है, विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान, मतलब बहुत सारा लंबा टाइम चला इसमें, इसमें अपक्षय की घटनाएं, अपर्दन निक्षेपण की क्रियाओं का परिणाम है। आज हम जो देखते हैं, आज आप देखते हो कि जैसे अरावली पर्वतमाला भारत में, राजस्थान से लेकर गुजरात, दिल्ली में जो अरावली पर्वतमाला है, एक समय ऐसा बताते हैं कि ये हिमालय जैसी ऊंची थी शुरुआती स्तर पर, मतलब 4 अरब साल पहले या शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी, उस समय जब फोल्ड माउंटेन बना था, ये भी मतलब अरावली जो पर्वतमाला है, ये भी दो, जब स्थलमंडल दो प्लेटें उसको टकराने से बना था, फोल्ड माउंटेन इसको बोलते हैं, और काफ़ी ऊंचाई थी। लेकिन आज देखो इस मतलब बहुत ही कम जगह इसकी ऊंचाई बची है, या अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में ये शेष बची है। तो इसका मतलब क्या है, बदल रही है हमारी पृथ्वी, दिन प्रतिदिन बदल रही है, रोज़ मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये समझते हैं हम, प्लेटो सिद्धांत के द्वारा प्लेटों की गति के आधार पर वर्तमान भौतिक स्वरूप को हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि प्लेटें जो होती है, अभी प्लेटोनिक सिद्धांत में 3 प्रकार की प्लेटें होती है। एक प्लेट होती है जो अलग, एक दूसरे से अलग होती है, तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ लिया, मिड अटलांटिक रीज। अभी सारी सीमा मतलब जो दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो जब दो प्लेटों में से एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, एक ओशियन हो, तो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, और जब दोनों कॉन्टिनेंटल हो तो क्या बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं। और भी इसमें घटनाएं होती है कि दोनों प्लेट यदि ओशियनिक प्लेट हो, ओशियन ओशियन वाला हो, तो क्या होगा, ये द्वीपीय चापों का निर्माण होता है, जो सागर में द्वीपों का निर्माण होता है ना, जब दो प्लेटें ओशियन ओशियन वाली प्लेटें हों, ऐसी घटना। और भी इसमें घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है, छोटी मोटी और घटनाएं घटती रहती है। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की प्लेट है रूपांतर सीमा, यदि दो प्लेटें आपस में ऐसे खिसक जाए, एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी, बिना ज़्यादा मतलब संघर्ष किए, तो इसमें ज़्यादा कोई भूकंप ज्वालामुखी नहीं आती। उस प्रकार की दोनों में जो विश्व की भयंकर भूकंप देखने हो आपको ना, विश्व के भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी देखने हो, तो इसका एग्जाम्पल तो ये है जब दो प्लेटें आपस में टकराती है। और आप जानते हो जो रिंग ऑफ फायर है उसका एग्जाम्पल है, रिंग ऑफ फायर इनका एग्जाम्पल है, रिंग ऑफ फायर अभिसारी सीमा का एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है, सागरीय प्लेट है, बाकी उसके किनारों पर कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट है, जिसके कारण क्या होता है, प्रशांत महासागरीय प्लेट महाद्वीपों के नीचे दस्ती है या एक तरह से सबडक्ट करती है, ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वतों का या ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो प्राचीन जो भूभाग इसमें कहा गया है कि प्राचीन भूभाग जो मैंने अभी समझाया कि पेंजिया प्लेटों की गति का मुख्य रूप से प्लेटों की गति के कारण इसमें क्या होता है, दो भागों में विभाजित हुआ। जैसे शुरुआती जो पृथ्वी ऐसा मानते हैं कि पेंजिया यहाँ पे है, ठीक है। पेंजिया का क्या होता है, बाद में पृथ्वी स्थायी नहीं रह सकती, या पृथ्वी पर जो स्तन मंडल है स्थायी नहीं रह सकता, लैंड फॉर्म जो होते हैं दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि पैंतला सा चारों ओर इसके महासागर था, बाद में इसका टूटना शुरू हुआ, अंगारा लैंड उत्तर की ओर चला गया, जहाँ आज का यूरोप, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका है, और गोंडवाना में आज आप जानते हो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट है गोंडवाना। देखो ये टूट गया आज, मतलब आप यदि इसको आधुनिक नक्शे पर देखना चाहो तो आप समझ गए इन बातों को। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है आधुनिक में, तो ये बदलते रहते हैं। और बदलने का कारण क्या है, प्लेट विवर्तक सिद्धांत है, जो अभी हमने पढ़ा सेवनी धारा सिद्धांत। मेंटल प्लूम्स के कारण क्या होता है, प्लेटों की गति होती है, ठीक है। इसमें हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया गोंडवाना भूमि। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, हम इंडियन जो कॉन्टिनेंटल है या इंडियन जो पृथ्वी का जो पार्ट है, भारतीय भूमि जो है, किस प्रकार इसका विकास हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है गोंडवाना भूमि का पार्ट है। इसका मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका विस्तार होगा यहाँ तक, मेघालय का जो पठार है गारो खासी जयंतिया तक, और यहाँ पे हो गया आपका अरावली पर्वतमाला। तो ये भारत का मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे मालवा, विंध्य के पठार, ये क्या है, सब है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही विकास होता है, शुरुआती स्तर पर प्रायद्वीपीय पठार का विकास होता है। ऊपर जो आज के मैदान है, जैसे यहाँ पे मैदान है गंगा, सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, और ऊपर क्या है, ऊपर जो हिमालय है, इनका विकास तो बाद में हुआ है। जो आज की हमारी पर जो पृथ्वी है ना, यदि हम विकास क्रम को देखें तो सबसे पहले विकास क्रम में बना है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो किसका पार्ट है, गोंडवाना भूमि का ही पार्ट है। जहाँ से अभी हमने बात की थी ना कि जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से चलकर यहाँ पे आया, आज बना है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार, ये तो सबसे पुराना पठार है, त्रिभुजाकार जो पठार है, ये तो बहुत पुराना है। जहाँ पे यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे मेघालय का पठार यानी गारो खासी जयंतिया है, ठीक है, गारो खासी जयंती है। इसका मतलब जो मैदान जो बने हैं, सबसे पहले हिमालय, उसके बाद में पहले नंबर पर बना है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में हिमालय का निर्माण होता है। कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर आती है, आगे 33 महासागर है, तो ग्रेट हिमालय बनता है, और ग्रेट हिमालय के बाद में लघु और शिवालिक हिमालय बनते हैं। इसका मतलब 2 नंबर पर निर्माण क्रम में कौन है, हिमालय। और जब कोई पर्वत बनता है तो उसके नीचे घाटी बनती है, ऐसे घाटी है ना, घाटी, जैसे ऊंचा पर्वत है इसके नीचे घाटी होगी। तो घाटी जब, जानते हो कि घाटी जब नदियाँ आके इसको भरती है, तो गड्ढे को जब भरती है तो मैदान बनते हैं। इसका मतलब मैदान का क्रम कौन सा, तीसरा क्रम है, ठीक है। ऐसे मतलब निर्माण क्रम में यदि आप देखना चाहो, इनको देख सकते हो कि पहले प्रायद्वीपीय पठार बनाए, हिमालय बाद में बनाए, उसके बाद में मैदान बने, ठीक है। ऐसा चलता है, ऐसे पृथ्वी चलती है, ऐसे बनता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हैंडल कर लेना। ये लॉजिक वाली चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन लॉजिक वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और 11th की क्लास की एनसीईआरटी में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ पे समझाया भी गया है आप, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाने की तरह इसको बताता हूँ, एक पढ़ देता हूँ। वो वैसे मैंने समझा दिया कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडन भूमि का हिस्सा था, ठीक है। प्लेटों की गति के कारण भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा की ओर संचरण करती है, वो करते उथले व अवसादी क्षैतिज पर दबाव डालती है, जिसके कारण आरंभिक हिमालय का निर्माण होता है। बाद में भारतीय प्लेट स्थलीय प्लेट यूरेशियन प्लेट स्थलीय प्लेट से टकराती है, जिसके कारण नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, जिसका संबंध हिमालय के उत्थान या ऊंचाई में वृद्धि के रूप में और भूकंपीय घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। कि यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं लगातार घटती रहती है, उसका संबंध है प्लेट विवर्तन सिद्धांत के साथ में। तो 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय, हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे, एक मिनट आप देखना, जैसे ये ग्रेट हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक है। और फिर यहाँ पे मतलब एक तरह से गड्ढा था, एक घाटी बनी थी, क्योंकि पर्वत के पास में घाटी ट्रेंच होता है। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, और ये हिमालयन रीजन है। इन दोनों के बीच में घाटी हुआ करती थी पुराने टाइम में, एक गहरा गड्ढा 2000 किलोमीटर लंबा, और 2 से 6 किलोमीटर गहरा बताते हैं इसको, ठीक है। जब नदियाँ आएगी तो इसको भरेगी, प्रायद्वीपीय पठार की नदी आएगी, केन, बेतवा, चंबल, और ऊपर से गंगा, यमुना, जो इतनी इसको आके बढ़ती है। तो यही क्या होता है, गड्ढा जब भर जाएगा तो मैदानों का निर्माण होता है। आज का जो हमारा मैदान है, महान उत्तरी मैदान है, वो इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो मैप में भी दर्शाना आना चाहिए, डायग्राम भी आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, और क्या कर सकते हो इसको कहानी की तरह समझ सकते हो। कि ये कह रहा है कि 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने से बड़ी द्रोणी या घाटी का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से भर गया, और इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों के कारण वर्तमान उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। यदि हम इसको इंडिया के मैप पर देखें तो आप शायद इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं एक बार,
जैसे ये हिमालय आज का बना है, मतलब आप इंडिया का मैप बनाना सीख जाओ, उससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट सही से कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर बनाओ, सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी अपनी अंगुली से बना रहा हूँ, पेंसिल अभी मेरे पास है नहीं, तो अंगुली से बना रहा हूँ, तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है और इसमें मैं दर्शा दूंगा आप। जैसे मैं इसमें दर्शा दूंगा, जैसे ये तो क्या है, ये तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसको यहाँ तक ले जाऊँगा। प्रायद्वीपीय जो पठार है, सबसे पहले जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये है, और उसके बाद में यहाँ पे हिमालय है, हिमालय का निर्माण जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये घाटी है, तो जब यहाँ की नदियाँ आएगी, यहाँ की नदियाँ आएगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आज आप देखते हो मैदान जो है, इधर सिंधु, इधर गंगा यमुना और इधर ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं, चलो ये एक पर्वत है, ये घाटी है, और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसको भरते हैं, इसको भरते हैं, तो आज का जो आप जानते हो कि अपरदन से भरना होगा इसको, भरते इसी क्या होगा, आज का जो मैदान का रूप ले लेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो महान मैदान है, उसके बनने का घटनाक्रम यही है, ठीक है, ऐसे ही बनाया मतलब। और आप इसको इंडिया के मैप से भी दिखा सकते हो, आप मैंने जो डायग्राम बनाए हैं उससे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कहानी की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, मेरे हिसाब से ऐसे बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं ऐसा, मेरा ऐसा मानना है, लॉजिकल वे में, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी, ये नॉलेज सब मैं एनसीईआरटी से ही मैंने सीखा है। कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें उसमें दी गई है, बार बार पढ़ने से ये चीज़ें अपने आप डेवलप होने लगती है, कहानी बनने लगती है माइंड में, ठीक है। तो ये मैदान बना। और भूगर्भीय तौर पर यदि देखें, प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, अभी हमने पढ़ा, जो आग्नेय रूपांतरित शैलों का निर्माण से बना, यानी हमारी जो भारतीय भूमि है, भारतीय भूमि का सबसे पुराना भाग आपको कोई भी पूछ ले उठा के अब, तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो भारत की मुख्य भौगोलिक जो वितरण है उनमें हम देखते हैं, सबसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है। इन सब का निर्माण क्रम भी मैंने समझा दिया, हिमालय कैसे बना है, उत्तरी मैदान कैसे बना है, प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना है। मरुस्थल तो चलो नॉर्मल चीज़ें, मरुस्थल वाले तो हम सीख लेंगे अभी, मरुस्थल कैसे बने। तटीय मैदान आप जानते हो कैसे बनते हैं, वो द्वीप समूह का निर्माण भी कैसे होता है, ये अभी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, आ गए हम हिमालय पर, और बेसिक हमने सीख लिया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। और यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी की जो ये मैप दिए ना, आपकी अब जिम्मेदारी क्या बनती है, ठीक है। आपकी यहाँ जिम्मेदारी प्रमुख रूप से ये बनती है कि जितनी भी इसमें लोकेशन दी गई है, आप एन सी आर टी 9th क्लास निकालना, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर ये मैप दिया गया है। और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अपनी जो जो भी नोट्स बनाते हो जहाँ पे भी है ना, उन नोट्स के अंदर साथ में एक मैप रखना, कोई भी एक्सपोर्ट का मैप हो सकता है, या आप गूगल कर लो, कहीं से कर लो, ये मैपिंग आपको करनी है। यदि आपने ये मैपिंग नहीं की ज्योग्राफी के अपने साथ ही साथ, तो नंबर नहीं आएंगे ना, तो मेंस में आएंगे ना, प्री में दिक्कत आएगी आपको। प्री में मतलब बहुत भयंकर दिक्कत आएगी यदि आपने मैपिंग वगैरह नहीं की है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई कि जैसे ये बताया कि हिमालय के क्रम में ऊपर पामीर की ग्रंथि का निर्माण होता है, मतलब पामीर के पठार से यहाँ पे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, हिंदू कुश का पर्वत हो गया, ठीक है, कुनलुन सान जो चाइना की मतलब पर्वत श्रृंखला है वो हो गई। तो यह यहाँ पे हिमालय हो गए, 3 हिमालय हो गए। वैसे हिमालय को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय यानी आउटर हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आते हैं। फिर ग्रेट हिमालय आता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय यहाँ पे है। फिर लघु हिमालय है, और बाद में शिवालिक है। और इनका निर्माण भी क्रमिक रूप से हुआ है, ठीक है, क्रमिक रूप से हुआ। जैसे पहले ग्रेट हिमालय बना, ठीक है, जब शुरुआती स्तर पर इंडियन प्लेट को धक्का लगा यहाँ पे, तो ग्रेट हिमालय खड़ा हुआ। बाद में क्या होता है, यहाँ पे अवसाद जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये अवसाद में फिर धक्का लगता है, तो फिर एक यहाँ पे वलित श्रृंखला अवसादों के कारण खड़ी होती है, फिर एक गड्ढा बनता है, उसमें अवसाद आता है, फिर धक्का लगता है, शिवालिक बनता है, और अभी मैदान बन रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी क्रम में क्या है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और मैदान, और बाद में प्रायद्वीप का पठार। तो ये हमारा क्रमिक रूप से इसको हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, कैसे इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की कि आप ना साथ साथ में क्या करो, ये तो मैंने नक्शा बना दिया है कि आप मैप बना दिया, मैप में दर्शाने की कोशिश की है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हर एक जो लोकेशन एनसीईआरटी के अंदर है, जैसे यहाँ पे अगिल पास दिया हुआ है, अगिल पास यहाँ पे केटू, कहाँ पे, काराकोरम में केटू है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। नंगा पर्वत यहाँ पे है, लद्दाख जास्कर के पास में। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है, जो पाकिस्तान में आगे बहती है। नंगा पर्वत कहाँ पे है, जोजिला दर्रा कहाँ पे है, और बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा कैलाश पर्वत है, मानसरोवर लेक है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बरुआ कई बार चर्चा में रहते हैं कि क्योंकि सिंधु नदी जब यहाँ पे आती है ना, देहांग, तो यहाँ पे भारत की ओर यू टर्न लेती है, इस कारण लेती है कि यहाँ पे नामचा बरुआ ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं आ गई, एक घाटी की तरह घाटी में यहाँ बहने लगती है। पटकोई बूम, नगा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी जयंतिया, मेघालय का पठार है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है ये। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला और गारो खासी जयंतिया तक प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है।
तो ये सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एनसीईआरटी करते समय अपनी मैपिंग करो। मैं सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ठीक है, चाहे आप इसमें बुरा मान जाओ, चाहे जो भी आपको मानना है मानो, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि आज तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जब आप यहाँ से सफल होके जाओगे ना इन चीज़ों से, जो मैं बता रहा हूँ, जो सजेशन दे रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या सिखाना चाहता था आपको। अदरवाइज़ ये कॉपी पेस्ट मैटर तो आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा। कितने वीडियो लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, अच्छे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो स्लाइड के माध्यम से बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमालय। तो हिमालय के भी बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है कि हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर लंबाई में है, और ये ऐसे है, मतलब 2400 किलोमीटर यूँ लंबा है। तो हिमालय का आप चौड़ाई देखोगे ना, आप चौड़ाई इस तरफ ज़्यादा मिलेगी, पश्चिम की तरफ 400 किलोमीटर है, और इस तरफ क्या कह रहा है 150 किलोमीटर है। इसका कारण क्या था, देखो इसका कारण क्या है, कहते हैं कि जब भारतीय प्लेट है ना, मतलब इधर, मतलब भारतीय जो प्लेट है वो इस तरफ आ रही थी, तो ये यूँ टकराई थी, मतलब यूरेशियन प्लेट के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, या मतलब क्या कह सकते हैं, हाँ मतलब एक तरह से यूँ टकराई थी कि भारत का जो ये पहला पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, गारो खासी जयंतिया वाला, ये पहले उसके यूरेशियन प्लेट के टकराया था। मतलब जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, तो यूँ प्लेट टकराई थी, ये पहले टकराई थी, मतलब इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा क्या हो गया, ये चूर्णित दशा में, या इसका सिकुड़ना हो गया इसका। इसलिए भूस्खलन की घटनाएं आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इसी रीजन में मिलती है, क्योंकि जब भारतीय प्लेट, ये बोलते हैं ना कि सबसे भयंकर रूप से यहीं आके टकराती है, तो यहाँ पे चट्टानें काफ़ी चूर्णित अवस्था में रहती है, या हो गई है, या ढीली डाली बोल सकते हैं जिनको, ठीक है, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पे आती है, और इसकी चौड़ाई भी इसमें कम हो गई, ठीक है। और आप देखना, जैसे ये फाल्ट भी था, जैसे ये इंडियन पार्ट है, ठीक है, आप ये देखते हो यहाँ पे मतलब ये सा है, तो यहाँ पे जो ये बांग्लादेश वाला रीजन है, इसमें जो घाटी बनी थी, ये इसी कारण बनी थी, ऐसा बोलते हैं, जो फॉल्ट बना है, ठीक है, इसी कारण बना था कि भारतीय प्लेट खिसक गई थी, ठीक है। पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में ऊंचाई में विविधता ज़्यादा पाई जाती है, और मुख्य रूप से, ठीक है, एक सेकंड, मुख्य रूप से हिमालय 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बना हुआ है। ये हमने पढ़ लिया कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी कभी कभी करते हैं नदी घाटियों के आधार पर। 11th क्लास की एनसीईआरटी में ज़्यादा बेसिक से बता रखा है, यहाँ पे कम बता रखा था, कि ये कहते हैं कि हिमालय का हम प्रादेशिक विभाजन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय, तो ऐसे हम प्रादेशिक विभाजन भी कर सकते हैं इसका, यहाँ से भी कर सकते हैं प्रादेशिक विभाजन, मतलब स्थानीय आधार पर इसको बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया ग्रेट हिमालय, बीच में हो गया लघु हिमालय, और लास्ट में शिवालिक। ये ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और यहाँ पे शिवालिक, लास्ट में शिवालिक, ठीक है। तो इसको भी बांटते हैं, इसको नदी घाटी को, जैसे सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा, इसको बोल देंगे अलग अलग नाम से, बोल देंगे कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय बोल देंगे। इसको बीच वाले को जो है अपना सतलज से लेकर काली नदी तक है, इसको बोल देंगे कुमायूं हिमालय। फिर नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। फिर अरुणाचल या असम हिमालय को बोलते हैं कि ये कहाँ पर है, ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक है। और इधर हो गया पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, पटकोई बूम है या मिजो, ठीक है, मिजो या नागा जो पहाड़ियाँ हैं, उनको पूर्वोत्तरी हिमालय भी स्थानीय आधार पर बांट देते हैं। तो इसको यहाँ पे बांट रखा है, अलग अलग हिसाब से बांट रखा है। मैंने अभी मैप में बताया, आप आराम से पढ़ लेना, इसको बहुत आसान है, एनसीईआरटी में भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदानों का निर्माण तो हमने पढ़ लिया था कैसे बना था, हिमालय के क्रम में और प्रायद्वीप पठार की नदियों के द्वारा जो गड्ढा बना था, जैसे ऐसे कह सकते हैं, ये एक गड्ढा बना है। अब दोनों तरफ से नदी आएंगी, हिमालय वाली आएगी, प्रायद्वीप पठार की नदी आएगी, इस गड्ढे को भरेगी, भरने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लंबी, तभी तो कहते हैं काफ़ी लाखों वर्षों या काफ़ी करोड़ों वर्षों का टाइम लगा होगा इनको बनने में, ठीक है। तो आज का जो मैदान आपका बना है ऐसे ही बना है, ठीक है। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो कि कोई आप एक गड्ढा बनाओ, ठीक है, दोनों तरफ से ऊंचाई दो और पानी डालो इसमें, तो ये अपर्दन जितना आएगा, आप थोड़ा देखना कई देर बाद पानी चलाने के बाद में ये गड्ढा भर जाएगा, आप खुशी से उछल उठोगे कि यार मैंने एक मैदान क्रिएट कर लिया, ऐसा होता है। तो पृथ्वी तो आप जानते हो कितने सालों से इसका निर्माण होता रहा है, ठीक। उत्तरी मैदान, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी के द्वारा निक्षेपण के द्वारा उत्तरी मैदानों का इसका निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा से बना, आज भी जानते हो जलोढ़ मृदा यानी अपर्दन के द्वारा जो मिट्टी जमा होती रहती है निक्षेपण के द्वारा, हिमालय या प्रायद्वीप पठार की, इनको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर में इसकी लंबाई है, 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कहाँ पे देखोगे इसकी लंबाई चौड़ाई, कहाँ देखोगे, देखते हैं अभी। जैसे मैंने कहा ना मैप बनाना आना चाहिए, ये जैसे बनाया हमने, चलो टूटा फूटा ही सही बनाया, तो सही बनाओ, जैसे ऐसे करके आपने ये बनाया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हिमालय पढ़ा,
यहाँ पे हिमालय पड़ा और यहाँ पे ये मैदान है, ये आपका मैदान है। ये 2400 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा है इसका 240 से लेकर 320 किलोमीटर के बीच में चौड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो मैं बॉक्स में डालूंगा। पहले की एनसीईआरटी में क्या कर रहा था, वहाँ से एनसीईआरटी से चित्र उठा के डाल रहा था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, बॉक्स जो अच्छी चीज़ें बॉक्स में डाल दूंगा। माजुली द्वीप इसमें दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के मध्य के भाग को दोआब बोलते हैं। जैसे ये हो गया ना, ये दो नदी है, एक नदी दो नदी, इसके बीच का क्षेत्र हो गया दोआब। पंजाब जैसे 5 नदियों के बीच का है, पंजाब नाम जो पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये 2400 किलोमीटर लंबा हो गया। और उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु, सिंचाई व्यवस्था के कारण क्या है, यदि हम भारत में देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या और परिवहन जाल वगैरह या इंडस्ट्री का जाल देखें तो उत्तरी मैदानों में आपको ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण है अनुकूल दशाएं। ठीक है, आगे उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन हम देखें। यदि ये जैसे उत्तरी मैदान है, जैसे ये पहाड़ है, इसको मैं एक बार भौगोलिक प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ बढ़िया तरीके से। इसको ज्योग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, ज्योग्राफी के माध्यम से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले आप जानते हो नदियाँ आती है, ठीक है, नदियाँ क्या करती है, अपरदन लाती है। तो शुरुआती स्तर पर मोटे जो अपरदन होते हैं ना, पर्वतपादी क्षेत्र यानी पर्वतीय जो एक तरह से कह सकते हैं निचले वाले जो क्षेत्र हैं, पर्वतपाद क्षेत्र, ठीक है, पर्वत के पैर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। जब नदियाँ आती है तो इन मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनमें डूब जाती है। आप जानते हो पत्थर के ऊपर नदी नहीं बह सकती, इसलिए नदी बहती है लेकिन आंतरिक रूप से बहती है। इसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। मतलब यहाँ पे मोटे कंकड़ होते हैं, पर्वतपादी क्षेत्र है, नदियाँ प्राय लुप्त नजर आती है। और शिवालिक के दक्षिण में, यहाँ पे शिवालिक थोड़ा मात्रा अशुद्धि है, छोटी मात्रा होगी, शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। तो ये है, तो ये चौड़ी पट्टी है, तो इसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश कौन सा है, मोटे कंकड़ पत्थर वाला है। उसके आगे फिर अवसाद, आप जानते हो अवसाद छोटे होने लग जाएंगे। जैसे ये अवसाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका तराई प्रदेश, जहाँ पे नदी पूर्ण क्या होती है, पुनः वापस धरातल पर दिखाई देने लगती है। और ये दलदली क्षेत्र होता है, काफ़ी दलदली क्षेत्र। आप देखना यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार में ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, तराई प्रदेश बोलते हैं ना, आपका तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश काफ़ी दलदली और जंगल वाला एरिया है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसे आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी जनसंख्या बढ़ी या प्रवास के कारण, जैसे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी वगैरह आए थे उनको बसाया गया। पाकिस्तान वाले शरणार्थियों को विशेष तौर पर बसाया गया क्योंकि कृषि भूमि की हमें आवश्यकता थी। तो आजकल इनको काफ़ी सफाई कर दी गई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप हो गया है, तो नुकसान हुआ है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो तराई क्षेत्र हो गया, दलदली क्षेत्र, दो सेकंड रीजन हो गया। उसके बाद में आप जानते हो नदियाँ फिर मैदानों में आती है। तो नदियाँ जब मैदानों में आती है तो जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष जहाँ पे बाढ़ आती है नदियों में, ठीक है, ये नदी बह रही है, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी। जब आप जानते हो उत्तर प्रदेश या बिहार या इस क्षेत्र में आप जहाँ पे रहते हो आपको पता है, आपके जब मैदानों में जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती है। जब नई मिट्टी आती है तो उसको बोलते हैं खादर, मतलब खादर प्रदेश बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष नदी के द्वारा एक जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, नई उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, उसको बोलते हैं खादर, बाढ़ वाले प्रदेशों में। और बांगड़ प्रदेश चौथा पॉइंट है। बांगड़ प्रदेश ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पुराने मैदान बने, जहाँ पे अभी नदियाँ नहीं बहती है, ठीक है, नदियाँ अभी नहीं बहती है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र है, राजस्थान में भी बांगड़ क्षेत्र आपको मिलेगा कि पुराने समय में जब मैदान बना था, वो मैदान एक बार बना गया, वहाँ पे नदियाँ अब नहीं बहती है, नई मिट्टी नहीं आती है, उसको बोलते हैं बांगड़ प्रदेश, भांगड़ प्रदेश, भांगर भी बोलते हैं कई बार, भांगर। तो भांगर प्रदेश कौन सा हो गया, एक तरह से आपका ये मतलब एक तरह से भौगोलिक विभाजन हो गया। इनको आपको आना चाहिए, आपको कभी कभी हो सकता है मेंस में पूछ ले तो आप ज्योग्राफी के मैप के माध्यम से और इनको आप प्रेजेंट कर तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन देखना चाहो शॉर्ट में है, सिंधु, उसकी सहायक नदियों वाला, गंगा यमुना, और ये उसका प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मैदान है, इसमें ये भारत का मैप बना के इसमें मैंने सब दिखा दिया है। हिमालय पर्वत है, इसमें उत्तरी मैदान हो गए, आपका पश्चिमी घाट, और जितने भी चीज़ें हैं इसमें लोकेट आप देखना, मैपिंग करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मैप वाली चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, आपको खुद को मैप बनाना चाहिए, इनमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन कौन से इसमें पर्वत वगैरह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत हो जाते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का कौन सा पर्वत श्रृंखला ऊंची चोटी है यहाँ पे, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, वो देखना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामम इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। गिर श्रेणी कहाँ पे है, मालवा का पठार कहाँ पे है, अरावली कहाँ पे है, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव, अमरकंटक पठार, छोटा नागपुर पठार, ये कहाँ पे है। सब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आप ढंग से है ना क्या करो, मैपिंग करो इनकी, तभी मज़ा आएगा, तभी नंबर ज़्यादा आएंगे आपके, मतलब सब जगह काम आएंगे, प्री मेंस में सब चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, आगे प्रायद्वीपीय पठार।
तो प्रायद्वीपीय पठार हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे बना। गोंडवाना भूमि का पार्ट है। पुरानी जो क्रिस्टलीय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का पार्ट है। और आप ये भी जानते हो दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप का मतलब पुरानी ज्वालामुखी जो पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी घटनाएं घटी थी दक्कन ट्रेप पर। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी ऐसे नहीं बनी, काली मिट्टी बनी है जैसे इंडियन जो प्लेट है, इस पर क्या हुआ, लावा का विस्तार हुआ था एक समय। जब ऐसा होता है कि जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, इसके इंडियन प्लेट जब इससे अलग हो रही थी, तो इसमें क्या होता है, लावा ट्रैप, यहाँ पे यूनियन हॉटस्पॉट है, आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उसके कारण क्या हुआ, लावा फैला। आप अभी तो ऐसा समझ लो कि दक्कन ट्रैप क्या है, मतलब लावा का विस्तार है। जब भारतीय जो भूमि है, प्रायद्वीपीय भूमि गोंडवाना पार्ट से अलग होकर आ रही थी, तो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट जो घटनाओं के कारण क्या हुआ, लावा जो है वो भारतीय भूमि पर फैला था, जिसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दो मुख्य भाग है, मतलब जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके दो मुख्य भाग है। एक मध्य उच्च भूमि भाग है। मध्य उच्च भूमि भाग का मतलब क्या है, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे देखना, ये हमारा मतलब प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये कह रहे हैं एक तो उसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। नर्मदा के उत्तर में, जैसे नर्मदा नदी यहाँ बहती है, तो नर्मदा के उत्तर में जो मालवा का पठार है, यहाँ पे मतलब चंबल, सिंध के बेन के अथवा नदियाँ बहती है। दूसरा पार्ट है दक्कन का पठार, जो मुख्य रूप से मतलब ऐसा त्रिभुजाकार जो पठार है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है। और सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, दो प्रकार इसके बांटेंगे हैं। दक्षिण के पठार का ढाल, अब यदि आपको इसको ढाल चेक करना हो तो नदियाँ किस तरह बहती है, नदियाँ आप जानते हो इस तरह बहती है, जैसे ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से नदियाँ निकलकर दक्षिण पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी को जाती है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकली कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरह पर, नदियाँ किस तरह बहती है, ये बहुत जरूरी है। दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तक है। कार्बी एंगलोंग जहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ है, वहाँ तक इसका विस्तार माना गया है, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। इसके अलावा यहाँ पे घाट भी इससे जुड़े हुए हैं। घाट कौन से हैं, घाट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्या है, यहाँ पे घाट कौन से हैं, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट एक दीवार की बात, अभी भी स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ा है। ठीक है, और पूर्वी घाट है ना, वो काफ़ी टूट गया है, मतलब नदियों के द्वारा, अपरदन के द्वारा काफ़ी टूट गया, जैसे यहाँ से नदियाँ बहती हैं। ठीक है, नदियाँ बहती है, तो ये काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया। तो पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है, एक दीवार की तरह लंबा है एकदम सतत रूप से, और ये ऊंचा भी है। यदि इसकी तुलना करें पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि इसका अपरदन कम हुआ है। ठीक है, और ये जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं एकदम, एनसीईआरटी बेसिक चीज़ें कवर करोगे तो इजीली आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये दोनों की थोड़ी सी तुलना मैंने यहाँ पे लिख दी है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, 916 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। विस्तार सतत दीवार की बात है, ये क्या है, टूटा फूटा अपरदन के कारण है। यहाँ पे पर्वतीय वर्षा तंत्र का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। पर्वतीय वर्षा तंत्र क्या होता है, जैसे ये पर्वत है, जब यहाँ पे वर्षा बादल आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या होती है, बारिश होती है, और यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। तो यही होता है, पश्चिमी घाट से जब अरब सागर शाखा या जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो पश्चिमी घाट के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में हालांकि सबसे ज़्यादा वर्षा तो मोहनसिंहराम और चेरापूंजी उस वहाँ पे होती है, लेकिन औसत वर्षा का यदि आंकलन करें भारत में, तो पश्चिमी घाट में भी अच्छी खासी, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वन ऑफ दी भारत में सबसे अच्छा वर्षा वाला एरिया है। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा तंत्र देखने को मिलता है हमें। उत्तर ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। यदि ऊंचाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ेगी इसकी, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि दोदा बेटा कहाँ पे है, साउथ में। तो ये कभी लॉजिक वाले क्वेश्चन बन जाए कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है जी, ऐसा याद रखना आपको, बिल्कुल बढ़ती है। प्रमुख चोटियाँ यहाँ पे अन्नामुड़ी हो गई, दोदा बेटा हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है, मैपिंग भी करनी है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है। आप लोकेशन देखना इनकी, मैप करना इनको, लोकेट करना। और आपको ये भी करना है अपने मैप में देखना कि प्रायद्वीप पठार के कुछ दरें हैं, जैसे ताल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, सिनकोटा दरा हो गया। आपके लिए होमवर्क क्या है, देता हूँ अभी होमवर्क क्या है। आपकी ये जिम्मेदारी है अब कि आपको ये देखना है थाल घाट कौन से दो बड़े शहरों को जोड़ता है, कौन सा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग इनसे गुजरता है। पाल घाट और सिनकोटा दरा है, कौन से बड़े दो शहरों को जोड़ता है, और कौन सी मतलब पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई दरा दो पहाड़ियों के बीच में तो होगा ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन पहाड़ियों को देखो, कि जैसे नीलगिरी के बीच में या अन्नामलाई के बीच में, ये आपको चीज़ें करनी है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये मुझे आता है, मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वर्क भी करो। जब तक आप खुद अपनी मानसिक विचारों पे या काम नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, देखना। मैं बताऊंगा तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ें दे रखी, यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन सी दरें कहाँ पे, लेकिन होमवर्क आपको दे दिया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब जो बच्चा या बच्ची मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे जो नहीं करेगा। इस बात को आप मान लो एकदम। इसके अलावा भारतीय मरुस्थल है, तो भारतीय मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश है। जैसे आप ये जानते हो कि अभी हम पढ़ गए हैं, मैं बना लेते हैं एक छोटा सा ऐसे ही,
ठीक है। तो ये मरुस्थल जो है, मरुस्थल कैसे बना? एक तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, जब भारत की बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा आती है, तो ये तो इसको आगे नहीं आने देगी, तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बना। तो इसका मतलब वर्षा कम है, 20 से 25 सेंटीमीटर है। जब अरब सागर वाली शाखा वाली आती है तो यहाँ पे कोई ऐसी ऊंचाई नहीं है जो इनको रोक पाए, तो ये आगे हिमालय की ओर चली जाती है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो गया था। तो मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, जहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो आगे से कई लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी, सूखा रहेगा, तो क्या होगा, मरुस्थल डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। या और भी कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से कारण भारतीय जो भूमिका कारण, जो भारतीय मरुस्थल इसका निर्माण कारण ये कि अरावली पर्वतमाला और जो अरब सागर की शाखाएं आती है ना, उनसे बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। प्रमुख नदी यहाँ पे लूनी नदी है, बरखान, यहाँ पे अर्धचंद्राकार बालू के टीले हैं, काफ़ी उनका विस्तार देखा गया है। ठीक है। तटीय मैदान है, तटीय मैदान मतलब जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है। इसके बाद में काफ़ी मैदानों का भी विकास हुआ है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छे जैसे गुजरात का मैदान हो गया, कोकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, उत्तरी सरकार तट। ये आपको आना चाहिए इतना, मतलब कभी कभी काम आ जाता है। कभी कभी सुनते हो ना, जैसे आज कोरोमंडल तट पर चक्रवात टकराया, तो ये आपको मालाबार तट पे आज मतलब मानसून टकराया, ये पता होना चाहिए आपको। ये है तटीय मैदान। बेसिक से यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है नहीं, क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में हम देख लेंगे। इसके अलावा द्वीप समूह है, द्वीप समूह में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ द्वीप समूह दो कौन से, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और यहाँ पे एक चीज़ कर लेना, ये मैपिंग का बहुत बड़ा काम है। यहाँ से आपने मैपिंग सही कर ली तो यहाँ से मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप पे कौन कौन से द्वीप वहाँ पे हैं, कौन सी और भी घटनाएं वहाँ पे होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे, इनमें बेसिक अंतर क्या है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, मुख्य रूप से जो सागरीय पर्वतमालाएं हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना, ठीक है, और यहाँ पे जो पर्वतमाला है वो सागर के अंदर है, अरकान योमा म्यांमार वाली। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास जो हुआ है ना, वो हुआ है आंतरिक सागर, कुछ हो सकता है प्रवाल भी हो, लेकिन आंतरिक जो है ना पर्वत श्रृंखला, उनके ऊपर द्वीप बसा हुआ है। जबकि लक्षद्वीप जो बना है वो मुख्य रूप से किस पर बना है, प्रवाल भित्तियों के द्वारा। प्रवाल भित्तियाँ जानते हो ना, प्रवालों के द्वारा चूना पत्थर की जो चट्टानें बनती है, उनके बाद में एल्गी वगैरह कई सारे पारितंत्र बनता है, उसको प्रवाल बोलते हैं। तो लक्षद्वीप का प्रमुख निर्माण हुआ है प्रवाल द्वीपों से। एक पीटली द्वीप भी यहाँ पे जो मनुष्य रहित है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। पूर्वी हिमालय और अरकान, ये मैंने बता दिया कि अंडमान निकोबार कैसे बना है, जैव विविधता है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपका होमवर्क इसमें क्या है, मैपिंग वाला होमवर्क आपका होगा। मैपिंग कैसे करनी है, कोई भी एक मैप उठाना, जैसे ऑक्सफोर्ड का मैप हो या ब्लैक ओरिएंटल स्वान का आपके पास मैप हो, या गूगल कर लेना, दोनों नहीं हो तो गूगल करना। और आपकी जितनी भी यहाँ पे लोकेशन है, कि जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, या निकोबार है, कार निकोबार है। इनके एक अक्षांश देशांतर देखना, कौन सी डिग्री की इनको अलग करता है, कौन से यहाँ पे सागर हैं, कौन सी जल संधियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मैपिंग हो जाता है। तो ये लेसन, सेकंड लेसन यहीं समाप्त होता है। अच्छा हमने पढ़ने की कोशिश की मेरे हिसाब से, और अच्छे से हमने समझा चीज़ों को। तो ये लेसन आपकी जिम्मेदारी बनती है यार दोस्तों, इनको लाइक शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को भी मतलब सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, और GS3 भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू।